तलाक के 10 साल बाद पत्नी डॉक्टर बनकर पहुंची बीमार पति की झोपड़ी। फिर जो हुआ पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार के भागलपुर जिले की है, जहां प्रेमनगर गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर लगता था कि अब वो भी थक चुकी है। उसी झोपड़ी के भीतर चारपाई पर एक आदमी पड़ा था, दुबला पतला, चेहरा पीला, आंखें आधी खुली हुई, सांसें उखड़ी उखड़ी, जैसे हर सांस के साथ जिंदगी उससे एक कदम और पीछे हट रही हो। उसका नाम रमेश था, और गांव के लोग जानते थे कि रमेश अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। एक दिन गांव में अचानक चहल पहल तेज हो गई। दूर से एक सरकारी गाड़ी आती दिखी, जिस पर मेडिकल कैंप लिखा था। डॉक्टर, नर्सें और दवाइयां लेकर टीम आई थी। गांव के लोग उम्मीद लेकर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि यह बीमार पड़ने का मतलब अक्सर इलाज के बिना ही सह जाना होता था। गाड़ी रुकते ही कोई बच्चे को लेकर आया, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देकर। उसी भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, झोपड़ी में रहने वाले रमेश को भी दिखा देना, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों की टीम आगे बढ़ी। एक महिला डॉक्टर सबसे आगे थी। सफेद कोट, आंखों में गंभीरता, चेहरे पर थकान के बावजूद एक सख्त आत्मविश्वास, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ सहा हो। जब किसी ने रमेश का नाम लिया तो वो रुकी। एक पल के लिए ऐसा नहीं कि नाम अनसुना था, बल्कि ऐसा जैसे उस नाम ने उसके भीतर कुछ हिला दिया हो। उसने दोबारा पूछा, रमेश? और सामने खड़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ डॉक्टर साहब, वही रमेश जो अकेला रहता है। महिला डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और झोपड़ी की तरफ बढ़ गई, जैसे हर कदम भारी हो रहा हो। झोपड़ी के भीतर घुसते ही उसकी नजर चारपाई पर पड़ी, और उस पल उसका सारा संयम टूट गया, क्योंकि सामने पड़ा आदमी कोई आम मरीज नहीं था। ये वही रमेश था, जिसे उसने 10 साल पहले अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। वही रमेश जिसके साथ उसने कभी सपने देखे थे। वही रमेश जिसके हाथों में कभी उसने अपने भविष्य की उम्मीद रखी थी। रमेश की आंखें थोड़ी सी खुली। उसने सामने खड़ी महिला को देखा। कुछ सेकंड तक देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके होंठ हिले। आवाज बहुत कमजोर थी, सुमन। और बस यही एक शब्द था, जिसने झोपड़ी के भीतर मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। सुमन के हाथ कांपने लगे। वो डॉक्टर की तरह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन पत्नी की तरह टूट चुकी थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला, पास रखे स्टूल पर बैठ गई। रमेश की नाड़ी देखी, उसकी आंखें देखी। उसकी हालत समझने में देर नहीं लगी। बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, और इलाज अब सिर्फ दर्द कम कर सकता था। जिंदगी को लौटाना आसान नहीं था। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में था। झोपड़ी के बाहर खड़े गांव वाले चुप थे। कोई फुसफुसा रहा था, यही है वो, रमेश की बीवी, जो शहर में डॉक्टर बन गई। किसी ने कहा, किस्मत देखो, 10 साल बाद यहां मिलना था। लेकिन भीतर सुमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस अतीत की आवाजें गूंज रही थी। रमेश ने धीमे से पूछा, तुम यहां कैसे? और सुमन ने जवाब देने से पहले एक पल आंखें बंद की। इलाज के लिए आई हूं, उसने इतना ही कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह जवाब पूरा सच नहीं था। उस पल झोपड़ी में सिर्फ 2 लोग नहीं थे, वहां 10 साल का फासला था। अधूरे सवाल थे, टूटी हुई उम्मीदें थी, और वह रिश्ता था जो तलाक के कागजों से खत्म हो गया था, लेकिन दिलों से नहीं। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम डॉक्टर बन गई, मुझे पता था। और सुमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, ताकि कोई देख न ले, लेकिन रमेश देख चुका था। उसने बहुत कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अच्छा किया तुम आगे बढ़ गई। उस एक वाक्य में न शिकायत थी, न ताना, बस स्वीकार था। और वही स्वीकार सुमन के लिए सबसे भारी था, क्योंकि वह जानती थी कि यह आदमी जो आज झोपड़ी में मरने के करीब पड़ा है,
उसने कभी उसकी बदनामी नहीं की, कभी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया, और शायद यही वजह थी कि आज पूरा गांव चुपचाप खड़ा था। सुमन ने इलाज शुरू किया, दवाइयां दी, नर्सों को निर्देश दिए, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। हर बार जब वह रमेश को छूती, उसे पुराने दिन याद आते, वो घर, वो गरीबी, वो संघर्ष, और वो वक्त जब हालात ने दोनों को अलग रास्तों पर धकेल दिया था। कुछ देर बाद झोपड़ी से बाहर निकलते ही सुमन की सांसें तेज हो गई थी, जैसे वो सिर्फ उस तंग जगह से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत से बाहर आई हो। और जैसे ही उसने नीम के पेड़ की तरफ देखा, उसके भीतर यादों का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि यही वो पेड़ था जिसके नीचे कभी वो और रमेश बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। और वहीं खड़े खड़े उसका मन 10 साल पीछे चला गया, उस वक्त में जब सब कुछ टूटा हुआ नहीं था, जब हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन रिश्ते जिंदा थे। रमेश और सुमन की शादी बहुत सादगी से हुई थी। न कोई बड़ा मंडप था, न ज्यादा बारात, बस गांव के कुछ लोग, दोनों परिवारों की मौजूदगी और एक उम्मीद की जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ जाएगी। रमेश तब भी मेहनती था, खेतों में काम करता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी के घर कुछ जोड़ने बांधने चला जाता। जो भी काम मिलता वो मना नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए काम छोटा या बड़ा नहीं था, बस पेट भरने और घर चलाने का जरिया था। सुमन तब लगभग 20 साल की थी। आंखों में सपने थे, किताबों से प्यार था, और एक जिद थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। रमेश ने कभी उसकी इस चाहत को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अक्सर कहता, तू पढ़, घर मैं संभालूंगा। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि गरीबी हर रोज सामने खड़ी रहती थी। कभी फीस की चिंता, कभी किताबों की, कभी खाने की। शुरुआती दिनों में दोनों ने बहुत कुछ मिलकर सहा। छोटी सी फूस की दीवारों वाला घर, बरसात में टपकती छत और ठंड से कांपती रातें, लेकिन इन सब के बीच एक साथ होने का सुकून था। रमेश दिन भर काम करके थका हारा लौटता तो सुमन उसके लिए पानी रखती, खाना परोसती, और वह मुस्कुराकर कहता, आज थोड़ा कम मिला, लेकिन कल ज्यादा मेहनत कर लेंगे। समस्या तब शुरू हुई जब सुमन की पढ़ाई आगे बढ़ने लगी। गांव में लोग बातें करने लगे। कोई कहता, लड़की ज्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी। कोई रमेश से कहता, घर संभालो, किताबें नहीं। और कुछ लोग सुमन के मायके वालों के कान भरने लगे कि रमेश उसकी पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे ये बातें घर के भीतर भी घुसने लगी। सुमन पढ़ना चाहती थी, लेकिन हर दिन उसे ये एहसास कराया जाने लगा कि उसकी पढ़ाई एक बोझ है। रमेश कोशिश करता रहा, कभी कर्ज लिया, कभी जरूरी चीजें बेच दी, लेकिन हर बार हालात उसे याद दिला देते कि वो कितना सीमित है। और यही सीमाएं सुमन को भीतर ही भीतर तोड़ने लगी। कभी कभी झगड़े भी होने लगे। बात पढ़ाई से शुरू होती और पैसों पर आकर खत्म हो जाती। रमेश चुप रहने की कोशिश करता, लेकिन सुमन की आंखों में वो निराशा देख लेता, जो उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती। वो चाहता था कि उसकी पत्नी आगे बढ़े, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके पास उसे आगे बढ़ाने के साधन नहीं है। सुमन के मायके वाले खुलकर कहने लगे, तुम यहां रहकर बर्बाद हो जाओगी। और सुमन के भीतर ये डर बैठने लगा कि कहीं वो सच में अपने सपनों से हाथ न धो बैठे। उसने रमेश से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बातचीत अधूरी रह जाती, क्योंकि दोनों के पास समाधान नहीं था, बस सवाल थे। धीरे धीरे घर में चुप्पी बढ़ने लगी, वही चुप्पी जो रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रमेश मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी मेहनत अब काफी नहीं लगने लगी, और सुमन को लगने लगा कि वो इस जिंदगी में फंस गई है, जहां सपनों के लिए जगह नहीं है। फिर वह दिन आया जब दोनों के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने रिश्ते की नींव हिला दी। सुमन ने रोते हुए कहा, अगर मैं यहां रही तो कुछ नहीं बन पाऊंगी। और रमेश ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन मेरे पास और कुछ देने को नहीं है। उस एक वाक्य में दोनों का दर्द था, लेकिन समझ का पुल टूट चुका था। मायके वालों ने दखल दिया, पंचायत बैठी, बातें हुई, दोषारोपण हुआ,
और अंत में तलाक का फैसला लिया गया। रमेश ने कोई विरोध नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह सुमन के रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहता था। कागजों पर दस्तखत हो गए और सुमन शहर चली गई अपने सपनों के पीछे। जिस दिन सुमन गांव से निकली, रमेश देर तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे वहां से कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नहीं आया, बस एक सन्नाटा आया जो उसके साथ गांव में रह गया। और यही वह सन्नाटा था जिसने रमेश की जिंदगी को धीरे धीरे खाली कर दिया, क्योंकि उसके पास अब न पत्नी थी, न कोई अपना, और न ही ये समझ कि उसने सही किया या गलत। लेकिन उस वक्त उसे बस इतना पता था कि उसने किसी के सपनों को बांध कर नहीं रखा, चाहे उसकी कीमत उसे अकेलेपन के रूप में ही क्यों न चुकानी पड़ी। यहीं से दोनों की जिंदगियां दो अलग रास्तों पर चल पड़ी, एक शहर की रोशनी की तरफ और दूसरी गांव की धूल भरी गलियों में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आगे जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुमन के लिए शहर किसी सपने जैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक लगातार चलने वाली परीक्षा थी, जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, जहां खिड़की से बस सामने की दीवार दिखती थी। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाना, शाम को किसी क्लिनिक में अपनी जरूरतों के लिए काम करना, और रात को थकी आंखों से किताबें खोलना उसकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार वो इतना थक जाती कि किताब हाथ में ही रह जाती और नींद आ जाती, लेकिन सुबह फिर वही जिद उसे उठा देती, क्योंकि अब उसके पास पीछे देखने का कोई रास्ता नहीं था। शहर में कोई उसे सुमन नहीं जानता था, न किसी को उसके बीते रिश्ते की खबर थी, न उसके दर्द की। यहां हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, और यही बात उसे कभी राहत देती तो कभी भीतर से तोड़ देती, क्योंकि यहां कोई ये नहीं पूछता था कि वह कैसी है, लेकिन कोई ये भी नहीं समझता था कि वह कितनी अकेली है। कई रातें उसने चुपचाप रोते हुए बिताई, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कमरे की दीवारें भी उसकी आवाज न सुन ले। पैसे हमेशा कम पड़ते थे, कभी फीस के लिए, कभी किराए के लिए, कभी किताबों के लिए, और कई बार उसे वही बातें याद आती जो लोग गांव में कहा करते थे कि ये लड़की ज्यादा सपने देख रही है। लेकिन हर बार जब उसका मन डगमगाता, उसे रमेश की वह आवाज याद आती, तू पर घर में संभालूंगा। और वो खुद से कहती कि अब घर तो नहीं रहा, लेकिन पढ़ाई अब भी उसकी जिम्मेदारी है। उधर गांव में रमेश की जिंदगी बिल्कुल अलग ढंग से ढल रही थी। सुमन के जाने के बाद उसका घर और भी सूना हो गया था। वह सुबह उठता, काम पर जाता, लौटकर चुपचाप खाना खाता और सो जाता। पहले जहां वह थकान के बावजूद किसी से दो बातें कर लिया करता था, अब वह ज्यादातर खामोश रहने लगा था। गांव वाले उससे पूछते, सब ठीक है, और वो बस सिर हिला देता, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे रमेश की आमदनी कम होने लगी। उम्र और लगातार मेहनत ने उसके शरीर को कमजोर करना शुरू कर दिया। खेत पहले ही बिक चुके थे, अब वह दूसरों के खेतों में काम करता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं, और जब काम नहीं मिलता तो वह झोपड़ी में बैठा आसमान को देखता रहता, जैसे बादलों के बीच उसे कोई जवाब मिल जाएगा कि जिंदगी आखिर उससे क्या चाहती है। गांव में लोग बातें भी करने लगे थे। कोई कहता, पत्नी छोड़ गई तभी तो हालत खराब है। कोई कहता, शहर गई है, अब लौटकर क्या करेगी। लेकिन रमेश ने कभी किसी से सुमन के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहा। अगर कोई कुछ पूछता तो बस इतना कह देता, वो पढ़ने गई है, और फिर बात बदल देता। शायद उसके लिए यही सुकून था कि वह अपने भीतर के रिश्ते को बदनाम नहीं कर रहा है। साल दर साल बीतते गए, सुमन की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। उसने मेडिकल की डिग्री पूरी की, इंटर्नशिप की, और धीरे धीरे एक डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने लगी। जब पहली बार उसने डॉक्टर की सफेद कोट पहनी तो आईने में खुद को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया कि कभी इसी सफेद कोट का सपना उसने उस झोपड़ी में बैठकर देखा था, जहां आज रमेश अकेला रह गया था। सफलता मिलने के बावजूद सुमन का दिल पूरी तरह खुश नहीं था।
हर उपलब्धि के साथ उसके भीतर एक सवाल उठता, अगर रमेश यहां होता तो क्या वो खुश होता? लेकिन उसने कभी उसे फोन नहीं किया, नहीं गांव लौटने की हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं उसका जाना पुराने जख्मों को और गहरा न कर दे। उधर रमेश की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पहले हल्का बुखार, फिर लगातार खांसी, और फिर वह कमजोरी जो ठीक होने का नाम नहीं लेती थी। गांव के वैद्य ने दवाइयां दी, किसी ने घरेलू नुस्खे बताए, लेकिन बीमारी भीतर ही भीतर बढ़ती जा रही थी। और रमेश जानता था कि उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन उसके पास न पैसे थे, न किसी शहर के अस्पताल तक पहुंचने का साधन। कई रातें वह चारपाई पर लेटा हुआ सोचता रहता कि जिंदगी ने उसे यहां तक क्यों लाकर छोड़ दिया। लेकिन फिर वो खुद को समझाता कि शायद यही उसकी भूमिका थी, किसी के सपनों की कीमत बन जाना। और इस सोच के साथ वो फिर चुप हो जाता, क्योंकि शिकायत करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। 10 साल ऐसे ही बीत गए, बिना किसी बड़ी आवाज के, बिना किसी मुलाकात के। लेकिन समय ने दोनों को अपनी अपनी जगह बदल दिया था। सुमन अब एक सफल डॉक्टर थी, और रमेश एक बीमार, कमजोर आदमी जो झोपड़ी में जिंदगी के आखिरी दिनों की ओर बढ़ रहा था। और उन्हें पता भी नहीं था कि बहुत जल्द उनके रास्ते फिर से मिलने वाले हैं, उसी झोपड़ी में जहां उसकी पत्नी अपने सपनों के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। लेकिन ये मुलाकात जख्मों की दवा बनेगी या नासूर बन जाएगी, ये ऊपर वाला ही जानता था। और फिर आज 10 साल बाद सुमन के गांव लौट आने पर रमेश की झोपड़ी का वो छोटा सा आंगन जैसे किसी तीर्थ की तरह बन गया था, क्योंकि पहली बार लोगों ने किसी डॉक्टर को केवल दवा देते हुए नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए रिश्ते को बिना शब्दों के जोड़ते हुए देखा था। सुमन अब रोज सुबह उसी झोपड़ी में आती, सफेद कोट पहनने से पहले बाहर ही रुक जाती, जैसे वह डॉक्टर बनने से पहले इंसान और पत्नी होना ज्यादा जरूरी समझती हो। वो चुपचाप रमेश के पास बैठती, उसका हाल पूछती, दवाइयां देती, नाड़ी देखती, और कभी कभी बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। और उस मुस्कान में ऐसा कुछ होता था जिसे रमेश शब्दों में समझ नहीं पाता था, लेकिन दिल से महसूस जरूर करता था। रमेश की हालत गंभीर थी, ये बात सुमन अच्छी तरह जानती थी। उसकी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, उसमें सालों की थकान, भूख, अकेलापन और अनकहे दर्द भी शामिल थे। इलाज आसान नहीं था, और ये सच सुमन अपने भीतर दबाए हुए थी, क्योंकि वह जानती थी कि रमेश से ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा एक झूठ होगा, और उसने कभी उससे झूठ बोलना नहीं सीखा था। इसलिए वो बस इतना कहती, मैं हूं यहां। और रमेश के लिए यही वाक्य किसी दवा से कम नहीं था। गांव वाले ये सब देख रहे थे, वही लोग जो कभी कहते थे कि सुमन शहर जाकर रमेश को भूल जाएगी, आज देख रहे थे कि वही सुमन रोज अपनी गाड़ी छोड़कर मिट्टी में चलकर उस झोपड़ी तक आती है। किसी को दुत्कारती नहीं, किसी को दिखाती नहीं कि वो अब डॉक्टर है, बल्कि सबको ऐसे देखती है जैसे वे उसके अपने हों। और धीरे धीरे गांव की फुसफुसाहटें खामोशी में बदलने लगी, क्योंकि अब किसी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक शाम रमेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, सांसें उखड़ने लगी, शरीर कांपने लगा। सुमन उस समय झोपड़ी में ही थी। उसने तुरंत दवाइयां दी, नर्स को बुलाया, लेकिन वह जानती थी कि यह पल सिर्फ इलाज का नहीं है, ये शायद किसी अधूरी बात को पूरा करने का है। रमेश ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम्हें यहां आकर दुख तो नहीं होता? सुमन का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसने सिर हिलाया, नहीं। और फिर पहली बार उसकी आवाज टूट गई, मुझे दुख तब हुआ था जब मैं यहां से चली गई थी। रमेश कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, वही मुस्कान जो सुमन ने सालों पहले भी देखी थी, जब हालात मुश्किल होते थे, लेकिन रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। उस रात बहुत देर तक दोनों जागते रहे। सुमन रमेश के पास बैठी रही, बाहर चांदनी खेल गई थी, झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी, और उन परछाइयों के बीच सुमन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बिना किसी आरोप के, बिना किसी सफाई के,
बस सच के साथ उसने कहा कि शहर में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन हर सफलता के साथ उसे ये एहसास होता रहा कि अगर उसने इस रिश्ते को थोड़ा और समय दिया होता, थोड़ा और भरोसा किया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। और रमेश ने उतनी ही शांति से सुना जैसे वो हमेशा सुनता आया था। रमेश ने बहुत देर बाद कहा, तुम्हारा डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रमेश का हाथ थाम लिया, पहली बार इतने सालों बाद। और उस स्पर्श में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे दोनों को यह समझ आ गया हो कि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि समझ आने के लिए होते हैं। अगले कुछ दिनों में रमेश की हालत थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन वह कमजोर ही रहा। सुमन ने गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। उसने अस्पताल से छुट्टी ली, मेडिकल कैंप बढ़वा दिया, ताकि रमेश के साथ साथ गांव के और लोगों का भी इलाज हो सके। और इस फैसले ने गांव वालों को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कोई अपनी सफलता को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए वापस आया है। रमेश अब ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। उनमें शुक्रिया भी था, संतोष भी, और एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वह जानता हो कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अंत में उसे यह देखने का मौका दे दिया कि जिस औरत के सपनों के लिए उसने खुद को पीछे रखा था, वो आज भी इंसानियत से भरी हुई है। और शायद यही जानना उसके लिए काफी था। और सुमन के लिए भी ये दिन आसान नहीं थे। हर शाम जब वह झोपड़ी से निकलती, उसे ये डर सताता कि कहीं ये आखिरी शाम ना हो। लेकिन वह डर के साथ जीना सीख चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि जो भी बचा है, उसे पूरा सम्मान और सच्चाई के साथ जीना है, चाहे उसका अंत जैसा भी हो। देखते देखते 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह गांव कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे हर सांस किसी अनकहे डर के साथ ली जा रही हो। हवा में कोई आवाज नहीं थी, न बच्चों की, न पशुओं की, बस नीम के पत्तों की हल्की सरसराहट थी जो झोपड़ी के भीतर तक पहुंच रही थी। और उसी झोपड़ी में रमेश की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। सुमन उस रात भर उसके पास बैठी रही। आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान नहीं, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो हर पल को थाम लेना चाहती हो ताकि वो फिसल कर हाथ से न निकल जाए। रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर सुमन पर पड़ी। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, जैसे हर रेखा को याद कर लेना चाहता हो। फिर बहुत हल्की आवाज में बोला, तुम थक गई हो, थोड़ी देर सो जाओ। सुमन ने सिर हिलाया, लेकिन उठी नहीं। उसने उसका हाथ अपने हाथों में और कसकर पकड़ लिया, जैसे इस स्पर्श से वह उसे यहां रोक सकती हो। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के। कुछ देर बाद रमेश ने फिर बोलने की कोशिश की। आवाज बहुत कमजोर थी। मुझसे एक बात कहोगी? सुमन झुककर उसके पास आई। जो कहना है कहो, रमेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अगर लोग पूछे कि मैं कौन था, तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारा बोझ था। ये सुनते ही सुमन जैसे भीतर से टूट गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुम कभी बोझ नहीं थे, तुम मेरी ताकत थे। रमेश की आंखों में एक सुकून उतर आया, जैसे उसे वही जवाब चाहिए था। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। झोपड़ी के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई चुपचाप खड़ा था, कोई आंखें पोंछ रहा था। सबको पता था कि समय अब ज्यादा नहीं बचा है। सुमन ने आखिरी बार रमेश की नाड़ी देखी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हाथ रखा। रमेश ने गहरी सांस ली, फिर बहुत हल्के से बोला, मैं हार गया, लेकिन तुम जीत गई। और उसी पल उसकी सांसें थम गई। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभने लगे। सुमन कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठी रही, जैसे उसे यकीन ही न हो कि यह सच है। फिर उसने रमेश का हाथ अपने सीने से लगा लिया और पहली बार जोर से रो पड़ी। ये रोना डॉक्टर का नहीं था, ये रोना पत्नी का था। उस औरत का था जिसने बहुत देर से अपने दर्द को रोके रखा था।
बाहर खबर फैलते ही पूरा गांव झोपड़ी के पास आ गया। कोई औरत सुमन के पास बैठ गई, कोई आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि रमेश ने जिंदगी भर कुछ मांगा नहीं, कुछ छीना नहीं, बस चुपचाप दिया था। और आज वही आदमी सबको भीतर से खाली कर गया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। सुमन ने खुद हर काम में हिस्सा लिया। किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अब डॉक्टर है। वो बस वही औरत थी जो कभी इस गांव की बहू थी। चिता के पास खड़े होकर उसने आखिरी बार रमेश को देखा और उसके मन में वही दृश्य घूम गया जब वह 10 साल पहले इस गांव से रोती हुई निकली थी। फर्क बस इतना था कि तब वह भाग रही थी और आज वो ठहर गई थी। चिता जली, धुआं आसमान में उठा और उसी धुएं के साथ गांव की आंखों से आंसू भी उठते रहे। किसी ने कहा, ऐसा आदमी अब कहां मिलता है। किसी ने कहा, किस्मत ने बहुत देर से इंसाफ किया। और सुमन सब सुनती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि अब शब्दों का कोई मतलब नहीं बचा था। कुछ दिन बाद सुमन शहर लौट सकती थी, लेकिन उसने नहीं लौटने का फैसला किया। उसने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलने की बात कही, उसी नीम के पेड़ के पास जहां कभी वह और रमेश बैठा करते थे। उसने कहा, यह जगह मुझे बहुत कुछ सिखा गई है। और गांव वालों ने पहली बार उसे सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी की तरह देखा। समय बीतता गया, क्लिनिक चलने लगा, लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे। लेकिन हर शाम सुमन झोपड़ी के उस खाली आंगन में थोड़ी देर बैठती, जहां अब सिर्फ यादें थी। वो जानती थी कि कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ अधूरे रिश्ते जिंदगी भर पूरे रहते हैं। गांव आज भी उस कहानी को याद करता है, जब एक बीमार आदमी की झोपड़ी में एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक बीती हुई पत्नी आई थी। और उस दिन पूरे गांव ने यह समझा था कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं, अकेलापन है, और सबसे बड़ी दवा पैसा नहीं, इंसानियत है। और शायद यही वजह थी कि उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, बल्कि पूरा गांव रो पड़ा था। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाती है कि रिश्ते हालात से नहीं टूटते, बल्कि समझ की कमी से बिखरते हैं। और अगर इंसानियत जिंदा हो तो टूटे हुए रिश्ते भी आखिरी वक्त में उम्मीद और सुकून बन सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाकर ये एहसास दिलाती है कि असली जीत पद या पैसे में नहीं, बल्कि उस इंसान के काम आने में होती है जिसे हम कभी पीछे छोड़ आए थे। अब आपसे एक सवाल है, अगर आप सुमन की जगह होते और सालों बाद आपको पता चलता कि कोई आपका इंतजार नहीं, बल्कि आपकी जरूरत में है, तो क्या आप लौटते या अतीत को वहीं छोड़ देते? और अगर आप रमेश की जगह होते, तो क्या आप अपने दर्द को चुपचाप सह लेते या टूटे रिश्ते से कुछ उम्मीद रखते? अपने जवाब कमेंट में सच्चे दिल से जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच किसी और की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आंखें नम कर गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि इंसानियत और रिश्तों की ये बात और लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।